नफरत फैलाने का काम करते हैं। क्यों करने लगे नफरत फैलाने का काम? अमन चोपड़ा हर संस्थान के लिए वो टूल है जो ये दिखाता है कि नहीं नहीं, आपका एक आदमी हमारे संस्थान के भीतर भी मौजूद है। अमन चोपड़ा की अगर आप बहस देखें तो पत्रकार कम लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं। तो इस समाज को तोड़ने की कोशिश क्यों करने लगे गोदी मीडिया के एंकर्स, अमन चोपड़ा, ये तमाम लोग? क्योंकि समाज एक दूसरे से सवाल पूछे ना, सरकार से सवाल ही ना पूछे। तो आप इनको विक्टिम के तौर पर देखते हैं या ऑपरेसर के तौर पर? ये लोग ईमान बेच चुके हैं, ये विक्टिम्स नहीं हैं। अयोध्या गए, अयोध्या में उनका अपना एक पहनावा है, चलिए उनकी निजी इच्छा हो सकती है और शौक हो सकता है। पहनावा अगर पर्सनल है, कोई भी कर सकता है। तो एक एंकर बताइए जो जालीदार टोपी पहन करके, कुर्ता पहन करके ईद के दिन बैठा हो। सितंबर 2023 अनंतनाग में 3 जवान शहीद होते हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि लड़ाई से अमन नहीं आएगा, लड़ाई से शांति नहीं होगी, शांति के लिए बातचीत जरूरी है। बिल्कुल वैलिड सेंटेंस है और इस मान्यता को हम लोग मानते आए हैं। लेकिन बड़े एंकर हैं टीवी के अमन चोपड़ा, उनको फारूक अब्दुल्ला का ये बयान कि शांति के लिए बातचीत होनी चाहिए, लड़ाई नहीं, नागवार गुजरी। अमन चोपड़ा ने कहा नहीं नहीं भाई, बातचीत से अमन नहीं आ सकता। मैंने उस वक्त भी एक टिप्पणी की थी कि अमन तो बातचीत और प्रेमाचार से ही आता है, क्या पता अमन चोपड़ा लड़ाई से आए हों। बहरहाल अमन चोपड़ा की जो कार्यशैली है वो दिखाती है कि उनको अमन से कोई मोह है नहीं, अमन से कोई प्यार है नहीं। और अमन से कोई प्यार ना होने के कारण अमन चोपड़ा न केवल मीडिया के तमाम मान्यताओं को, मीडिया के तमाम एथिक्स को गंदा कर रहे हैं, बल्कि समाज को भी उस तरफ ले जा रहे हैं जहां सामाजिक ताना बाना टूट सकता है, हिंदू मुसलमान बंट सकते हैं। ये सत्ता की लाइन है जो अमन चोपड़ा पकड़े हुए हैं। अमन चोपड़ा की कार्यशैली ऐसी क्यों है? आखिर क्यों 2008-9 में करियर शुरू करने वाले अमन चोपड़ा नफरत के पैरोकार बन गए? इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में निवेदिता हैं, राघव हैं, अनमोल हैं। राघव, सबसे पहले आपसे बातचीत। पत्रकारों का दायित्व तो होता है एक हेल्दी समाज का निर्माण, अवेयर्ड और इन्फॉर्म्ड समाज का निर्माण। लेकिन गोदी मीडिया की जो हम कार्यशैली देखते हैं, खासतौर पे अमन चोपड़ा, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त गति से आगे बढ़ रहे हैं, अभी नफरत फैलाने का काम करते हैं। क्यों करने लगे नफरत फैलाने का काम? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। 2014 के बाद इस देश में सरकार बदलती है। सरकार बदलती है तो टीवी संस्थानों के काम करने का तरीका भी बदलता है और विज्ञापनों की स्ट्रैटेजी भी बदलती है। अमन चोपड़ा हर संस्थान के लिए वो टूल है जो ये दिखाता है कि नहीं नहीं, आपका एक आदमी हमारे संस्थान के भीतर भी मौजूद है। अमन चोपड़ा की अगर आप बहस देखें तो पत्रकार कम लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज़्यादा लगते हैं। उसकी 2-3 वजह और भी हैं। जैसे मुझे अगर ये नैरेटिव सेट करना है कि इस देश में मुसलमान ही हर समस्या की जड़ है, तो मैं एक नेता होने के नाते इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मजबूती से नहीं कह पाऊंगा जिस मजबूती से एक टीवी एंकर कह सकता है। अमन चोपड़ा का पूरा अगर करियर देखें जी न्यूज़ में, तो वो 5 शब्द में मैं उन्हें समेट सकता हूँ। पहला करियर है हर समस्या का एक समाधान, हिंदुस्तान का मुसलमान। दूसरा शब्द है पाकिस्तान की तबाही तक उनका एपिसोड जारी रहता है कि एक नैरेटिव लगता है कि पाकिस्तान में अगर कहीं बम फटा है तो वो सरकार ने प्लान किया था और पाकिस्तान को मोदी सरकार अब तबाह कर देगी, हिंदुस्तान में भले गरीबी बढ़ती रहे। उसके बाद तीसरा उनका पूरा लबोलुआब है कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि एक मुस्लिमों का संगठन है जो इस देश की सबसे बड़ी हिंदुवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तबाह करना चाहता है। चौथा नैरेटिव आप देखेंगे तो उनको लगता है राहुल गांधी को इस देश में राजनीति छोड़ देनी चाहिए, वो राजकुमार है। पांचवा और सबसे लास्ट, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी भी स्टेट में कोई पार्टी इलेक्शन जीत जाए तो अमन चोपड़ा का दर्द आपको स्क्रीन पे दिखता है। दर्द कैसा कि इन्होंने इस तरीके की स्कीम दी जो लोकतांत्रिक नहीं है। चाहे दिल्ली में फ्रीबीज हो, दिल्ली में दिया जा रहा है जब पानी बिजली मुफ्त, जो जरूरत की चीज है, तो वो दिल्ली की जनता को बताता है कि ये मुफ्तखोर है। वही चीज जब किसी और स्टेट में भारतीय जनता पार्टी लागू करती है तो वो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। तो अमन चोपड़ा, अगर उनकी पूरी आप न्यूज रूम की स्टोरीज देखेंगे तो ये शब्द हटा दीजिए तो उनका करियर खत्म है। अब वो किन चीजों पे बात नहीं करेंगे? स्कूल, क्योंकि वो गए नहीं होंगे। हॉस्पिटल, क्योंकि शायद उन्हें देखना नहीं पड़ते हैं। ये मुद्दे हैं। सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र, अग्निवीर जैसा मुद्दा। यूपी में सरकार में बलात्कार हुआ इतना भयानक नहीं, क्यों? क्योंकि ये सब सरकार के खिलाफ है। जिस सोर्स से पैसा आ रहा है, मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं कि वो सरकार से पैसा लेते हैं, लेकिन कुछ तो लेते हैं। कुछ ऐसा है जो वो सरकार से ले रहे हैं और उनको बहुत पसंद है। वो क्या है ये जनता खुद जानेगी। चलिए, कुछ तो ऐसा है जो वो सरकार से ले रहे हैं। अमन चोपड़ा
मुस्लिमों के खिलाफ, मुस्लिमों को हर मुद्दे में घुसा कर ले आते हैं। एक मुझे याद आता है अनमोल घटना, एक मंदिर तोड़ा गया राजस्थान में, अलवर में, और अमन चोपड़ा ने कहा यह बदले की राजनीति है, क्योंकि उस वक्त जहांगीरपुरी में भी डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था। इसके खिलाफ एफआईआर भी हुआ और भागे भागे दौड़ रहे थे अमन चोपड़ा। आखिर सत्ता परस्ती तो खैर हम पूरे मीडिया के चरित्र में देख रहे हैं, सत्ता परस्ती के बावजूद एक तो ऐसा अंदर से आना चाहिए ना कि यार समाज को मत तोड़ो। समाज रहेगा तो उसी समाज पे तो सत्ता रूल करेगी, और सत्ता रूल करेगी तभी तो आपको वो मिलेगा जिससे आपको मजा आ रहा हो, जैसा राघव ने कहा। तो ये समाज को तोड़ने की कोशिश क्यों करने लगे गोदी मीडिया के एंकर्स, अमन चोपड़ा, ये तमाम लोग? क्योंकि समाज एक दूसरे से सवाल पूछे ना, सरकार से सवाल ही ना पूछे। समाज को आपस में लड़ा दो, आपस में लड़ाओ, एक दूसरे से सवाल पूछे। ये सिंपल सा फंडा है कि मतलब ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि इस देश में हर चीज़ का प्रॉब्लम मुस्लिम है। कहीं क्रिमिनल मुस्लिम निकल जाए तो फिर पूरी कम्युनिटी को दोष देना। देखिए, क्रिमिनल हर कम्युनिटी में है, कोई भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल भी किसी कम्युनिटी से आ सकता है। तो इसका क्राइम का जब आप किसी के जेंडर के साथ उसको अटैच कर दीजिए, किसी के धर्म के साथ अटैच कर दीजिए, किसी की जाति के साथ अटैच कर दीजिए, तो ये कितना बुरी बात है। लेकिन ये हो रहा है और एकदम खुले तौर पे हो रहा है। अब जैसा कि राघव ने कहा कि एक बड़ा नैरेटिव है कि इस देश की सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार मुसलमानों को बता देना। तो सारी समस्याओं का जिम्मेदार मुसलमान कैसे हो सकता है? अभी आप एक वीडियो देख रहे होंगे, बहुत वायरल वीडियो है। एक बूढ़ी माँ है और उनसे सांसद जी पूछते हैं आपको आवास मिला? तो वो कहती हाँ मिला। किसी ने पैसा तो नहीं लिया? तो कहती हाँ 30,000 लिया गया है। यहाँ मुसलमान की वजह से थोड़ी ये समस्या आई है। अमन चोपड़ा साबित कर देंगे। अमन चोपड़ा हाँ वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जैसे कि एक गरबा वाला इवेंट हुआ था गुजरात में और पुलिस कुछ लोगों को पकड़ के मार रही थी, तो अमन उसको सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन वही चीज़ सोचिए, जब आप पुलिस की कार्रवाई को आप बहुत सेलिब्रेट करने लगते हैं ना बिना प्रॉपर लीगल वर्क के, तो आप पुलिस स्टेट को बढ़ावा देते हैं। जैसा लॉकडाउन में हमने देखा कि लोगों को खड़ा करके पुलिस कीटनाशक छिड़क दे रही है या फिर लोगों को मार दे रही है। तो अभी तो सीन यही है। अगर गोदी मीडिया की बात करें तो बस आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जितना दूर रहें उतना ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझिए, ये भी लाइव एग्जाम्पल है। दिल्ली में बाढ़ आई थी और मीडिया दोष दे रहा था केजरीवाल की गवर्नमेंट को, और ये लोग दोष दे रहे थे बीजेपी को, और हरियाणा को दोष दे रहे थे, उत्तर प्रदेश को दोष दे रहे थे। ये पानी छोड़ दिया गया है। ये गेम चल रहा था पूरा। ऐसा लग रहा था समस्या केंद्र में नहीं है, समस्या के बारे में पॉलिटिक्स ज़्यादा थी। अब उसको समझने के लिए, इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए एक रिपोर्टर जो है पानी में उतर गया। अब वो दिखा रहा है यहाँ तक पानी है और बगल से आदमी यहाँ घुटने तक जा रहा है। वो नैरेटिव एक्सपोज हो गया। तो मीडिया वही कर रहा है ना। पानी घुटने तक है लेकिन मीडिया कह रहा है अरे यहाँ तक आ गया है। बस यही है नैरेटिव। अनमोल ने कहा, निवेदिता, कि कोई पूछने वाला नहीं है इसलिए अमन ये सब कर देते हैं। मुझे तो ये लगता है कि कोई ना कोई पूछने वाला है, क्योंकि अगर अमन ये सब ना करें तो कोई है जो पूछ लेगा, क्यों भाई ज़्यादा पत्रकारिता का चस्का चढ़ा है, करो ना ये सब। तो आपको नहीं लगता अमन चोपड़ा हो या गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स ये ऑपरेसर ना हो के विक्टिम हैं? तो आप इनको विक्टिम के तौर पर देखते हैं या ऑपरेसर के तौर पर? ये विक्टिम और ऑपरेसर दोनों नहीं, ये दलाल हैं बेसिकली। तो एक शब्द में कहा जाए कि अगर इन लोगों को पैसे ठीक मिले तो खबर पढ़ना तो छोड़िए, अपना फातिहा पढ़ दें टीवी पे बैठ करके। ये ऐसे लोग हैं। देखिए, तो आपने ये बात दलाल शब्द बोला, मैं अपने आप को सेफ रखता हूँ, भाषा की मर्यादा रखिए कह के। भाषा की मर्यादा, आप देखिए भाषा की मर्यादा कैसे रखी जा रही है कि अमन चोपड़ा का शो चलता है, बॉर्डर पे बढ़े भाईजान, बहुत खतरनाक है प्लान। ठीक, ये लोग अभी जो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई थी शोभा यात्रा पे थूक कांड, उसमें क्या हुआ था, इन्होंने वीडियोस चलाए और वो वीडियोस में ये गोला बना के दिखा रहे हैं कि देखो एक मुसलमान थूक रहा है, देखो मुसलमान थूक रहा है। फिर ये देखिए इसके बाद क्या हुआ, डीजे बजा करके जब बुलडोजर चल रहा था, अमन चोपड़ा का शो देखिए, वो आदमी खुशी से एकदम फूला वसीना चौड़ा करके बोल रहा है देखिए दंगाइयों का इलाज कैसे हो रहा है। मुसलमान दंगाई है। दंगाई कौन होता है? जो हिंदू मुस्लिम कराए। तुम औरों के गिरेबान की तलाशी ले रहे हो, अपने में भी तो झांको ना। दंगाई वो होता है जो हिंदू मुसलमान के बीच में तफरका करे, उनके बीच झगड़ा करवाए। तो तुमसे बड़ा दंगाई कौन है? ये लोग ईमान बेच चुके हैं, ये विक्टिम्स नहीं हैं। आपके पास ऐसा थोड़ी ना कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। कौन सा ऐसा पत्रकार है जो रवीश एनडीटीवी से गए, रवीश का करियर खत्म हुआ क्या?
या फिर जिसने भी कोशिशें की, जो भी अपना दामन इन कांटों के बीच में से बचा करके लाए, ख़त्म तो नहीं हुए। मैं बहुत बहुत छोटा हिस्सा रही हूँ मीडिया की, रिपोर्टर थी मैं, एक छोटी सी अदनी सी रिपोर्टर। लेकिन अगर मैं अपने 24 साल की उम्र में मैं छोड़ करके मीडिया आ जाती हूँ, तुम सालों से काम कर रहे हो, तुम क्यों नहीं स्टैंड ले सकते हो? ये बेसिकली ये तैयार बैठे हैं, ये जैसे आईपीएल में होता है ना कि बोली लगती है सबकी, इनकी बोली लगी हुई है। आप कह रहे हैं कोई सवाल पूछने वाला भी है, इनको जवाब भी देना पड़ता है। डेली मीटिंग्स में डिस्कशन होती है कि आज में क्या जाएगा। और ये जो लोग हैं ये क्यों ऐसा, ये पढ़ते लिखते भी नहीं है भाई। ये जैसे शुरू में ही आपने कहा कि प्राइम टाइम के एंकर हैं, ये पढ़ते लिखते नहीं है, इनको कुछ जानकारी नहीं होती है। हनुमान चालीसा आपको याद होगा अमिश देवगन कैसे पढ़ रहा था, आपको याद होगा। और ये लोग जो है कि अचानक से ये जो बदले हैं ना, ऐसा नहीं है कि इनकी भक्ति कहीं और जाएगी। कुल मिलाकर के मसला यही है कि इनको जहां से फायदा मिलेगा। सुधीर चौधरी भी बदले, ठीक, ये इनको फैक्ट चेक करना नहीं होता है। अब देखिए कि ये सुशांत सिन्हा ने अभी डाला था, कल परसों ट्वीट किया था कि मोदी जी ने 9 दिनों से फल तक नहीं खाया, अन्न तक नहीं खाया। उसके नीचे ठीक एक खबर आई कि मोदी जी फल ग्रहण कर रहे हैं। सिंपल चीज़ों का ये फैक्ट चेक नहीं कर सकते। ये कुछ भी खबर, इनको बस अगर स्क्रीन पर कुछ भी लिख करके दे दिया जाए ये बोल देंगे। और इन्हें स्क्रिप्ट ऊपर से आती है कि अभी क्या करना है। ट्रक ड्राइवरों की जब हड़ताल हुई थी, ट्रक ड्राइवर टूल किट गैंग के मोहरा हैं, ठीक, ट्रक ड्राइवर हो गए टूल किट गैंग के मोहरा। नूह में हिंसा हुई तो इन्होंने कहा कि पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज कब होगा। परमानेंट इलाज, आप किस परमानेंट इलाज की बात कर रहे हैं? और आप ये भी तो देखिए ना कि पिछले साल ही एनएसबीडीए, आई थिंक, हाँ, एनएसबीडीए ने इनके ऊपर फाइन लगाया था। और वो फाइन था जिन शोज का आप नाम सुनेंगे ना आप दहल जाएंगे। मैं एक दो बस आपको एग्जांपल्स दिखा देती हूँ जो कि हमें जानना इस समय ज़रूरी है कि क्यों अभी ये इनके ऊपर फाइन्स लगे थे। आप देखिए, कांग्रेस हाथ के साथ जहरीला मौलाना, कांग्रेस के साथ जहरीले लोग हैं ये कह रहे हैं, ठीक। ये देखिए कि इजराइल में मस्जिद में घुस करके उपद्रवियों का इलाज कर दिया गया। ये जश्न मना रहे हैं, ये खुलकर ये भाईजान कह करके ये एक पूरे समुदाय को ये टारगेट कर रहे हैं। ये अभी आप अयोध्या में इनकी तस्वीरें देखिए, वहाँ पे धोती कुर्ता पीला कलर का पहन करके और दंगाई यूट्यूबरों से ये कि हमें राम जी ने बुलाया है। मैं तो सोच रही हूँ राम जी ने क्यों ही बुलाया है, क्यों ही राम जी ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो कि अपना ईमान बेच बैठे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं। एक नीडल थ्योरी होती है पत्रकारिता में कि पत्रकारिता उस नीडल की तरह जिससे हम डायरेक्ट जो है इंजेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने इंजेक्ट किया, तभी आपको याद होगा ट्रेन में चेतन नाम का सिपाही जो है जाकर के योगी मोदी बोलना पड़ेगा और ये बोल करके लोगों की हत्या कर देता है, ठीक। ये लोग ये नीडल इंजेक्ट कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से है कि बाहर आप ढंग की बात करने, आप एक बार बस तर्क दे दीजिए कि लेकिन इसमें तो घोटाला हुआ, या फिर जो अभी आप खबर बता रहे थे कि महिला ने कहा कि हाँ पैसे लिए गए, लोग मारने पे उतर आ रहे हैं। 2 दिन पहले मैं ही फील्ड पर गई थी, मैंने लोगों से केवल बातचीत करना शुरू किया, राम मंदिर पे हुटिंग शुरू हो गई कि आप तो धर्म विरोधी हैं, आप लोग जो है भक्तों के विरोधी हैं, आप मोदी जी के विरोधी हैं। तो इन्होंने मिल करके, इन्होंने अपने लिए तो इनको तो फायदा हुआ, लेकिन इन्होंने पूरे देश के साथ जो खिलवाड़ किया है, सांस्कृतिक लेवल पे जो खिलवाड़ किया है, उसका नुकसान आने वाले कई सालों तक हमें उठाना पड़ेगा। केवल सांस्कृतिक नुकसान नहीं और केवल देश के साथ खिलवाड़ क्या, इनके ही चैनल में जो रिपोर्टर्स काम करते हैं उनकी जिंदगी भी इन्होंने भयावह बना दी है। ये तो स्टूडियो में बैठकर जो करना होता है, जो निवेदिता कह रही थी ऊपर से स्क्रिप्ट आता है पढ़ देते हैं, लेकिन रिपोर्टर्स के लिए ग्राउंड पे जाना, फील्ड पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन राघव, मेरा एक सवाल है भाई, अयोध्या गए, अयोध्या में उनका अपना एक पहनावा है, चलिए उनकी निजी इच्छा हो सकती है और शौक हो सकता है। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू करते हैं। ब्रिजभूषण आरोपी हैं, सांसद भी तो हैं, इंटरव्यू करना क्या गलत है, कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन इस पे भी विरोध, तो ऐसा नहीं लगता कई बार बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, और विरोध से तो आप किसी को और ख़राब ही कर देंगे ना। नहीं, देखिए, ब्रिजभूषण सांसद हैं, आरोपी हैं, लेकिन उससे पहले वो भाजपाई हैं और अमन भी भाजपाई हैं अंदर से। वो ऐसा आलू है, जब छीलेंगे उबले हुए आलू को तो उसका रंग बदल जाता है। कहने का प्रयास मेरा यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह उस टूल का एक हिस्सा है जो नैरेटिव सेट करता है कि जो कुछ इस देश में मुसलमानों के साथ हुआ वो सही हुआ और आगे भी ऐसा होना चाहिए। तो वो टूल जहाँ पर मिलता है, जैसे अपने रंग के लोगों को तलाशने की कोशिश होती है तो वो ढूंढ लेते हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो इतना बड़ा मुद्दा था पहलवानों के साथ कुश्ती महासंघ में, जो हमारे देश की महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ, जिसको लेकर के वर्ल्ड में बात हो रही है, विश्व स्तर पे, हमारे देश का एक एंकर जो खुद को पत्रकार कहता है वो सवाल नहीं पूछ पाता है। क्यों? क्योंकि डर है। डर किस बात का है ये नहीं पता।
मुझे जो लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी या सत्ता की तरफ से अमन चोपड़ा को मिलता है जो वो लेना चाहते हैं। वो पैसा है, क्या है ये तय नहीं है, लेकिन कुछ वो ले रहे हैं। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक पक्षी है। देखिए, अगर आप एक व्यक्तित्व में कमियां खत्म कर दें कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं, ये खराब नैरेटिव है। क्योंकि जनता लोकतंत्र में डिसीजन मेकिंग में उसको सही और गलत में फर्क करना है। बोले मोदी जी गलती कर ही नहीं सकते हैं, अमित शाह कभी कहीं गलती कर सकते हैं, तो ये वही बात हो गई ना कि भगवान राम जो करके गए ठीक है, भगवान जो करता है सही करता है। आपका हाथ कट जाए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, आपका एक्सीडेंट हो जाए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, भीड़ पीट के चली जाए जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। अगर ये नैरेटिव सेट हो जाएगा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और वो नैरेटिव सेट हुआ है। आप देखिए, प्रधानमंत्री से पूछे जाने वाले सवालों का अगर आप गौर करें कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं 18 घंटे, थकते क्यों नहीं आप थकते क्यों नहीं हैं, आप सोते कब हैं, आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, उससे पूछो ना कि भाई तुम्हें 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, तुम कैसे जी रहे हो। जिस आदमी जो भुखमरी का हंगर इंडेक्स पता है आपको, 100 के बाहर है ना इंडिया। कर पाए अमन चोपड़ा शो? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है और उनकी जेब भी भरी हुई है। तो जिस आदमी ने समस्या को ग्राउंड पे जाकर देखा ही नहीं, जो एसी के स्टूडियो में खड़ा होता है, उसको पता है कि एक शब्द उठाना है, देश का मुसलमान, वही सारी समस्या की जड़ है, तो कैसे बता पाएगा कि देश में क्या समस्या है। और कांग्रेस वो समस्या का दूसरा कारण है, और दोनों को जोड़ दीजिए, कांग्रेस भी मुसलमान, समस्या भी मुसलमान, तो इससे एक बड़ा बैटल ग्राउंड खाली हो जाता है पूरे पक्ष के लिए, और अमन चोपड़ा जैसे लोग उस बैटल ग्राउंड में बैठ के उसका स्वाद लेते हैं। और वो पक्ष भी 80 और 20 का नारा देता है। इस नारे में आपका जी ये जो सवाल था पहनावे वाला, मैं उस पर कुछ ऐड करना चाह रही हूँ। बिल्कुल सही बात है कि पहनावा हमारा पर्सनल चॉइस है, हम कैसे भी पहने, लेकिन जब आप एक टीवी के स्क्रीन पे हैं, एक संस्थान में हैं, आप कहने के लिए सही पत्रकार हैं, पत्रकारिता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहनावा आपका केवल पर्सनल नहीं रह जाता है। आप पहनावे के जरिए भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। पहनावा अगर पर्सनल है, कोई भी कर सकता है, तो एक एंकर बताइए जो जालीदार टोपी पहन करके, कुर्ता पहन करके ईद के दिन बैठा हो। बाकी त्योहारों पे तो ढंग से बैठ जा रहे हैं, त्योहार भी तो अब छोड़िए, अब तो ये लोग जो है पूरा भगवाला पेट करके बैठ रहे हैं। लेकिन क्या कोई मुसलमान एंकर ईद का उत्सव मनाते हुए कर सकता है क्या? और ये जो ये माहौल बना रहे हैं ना लुक से पूरा, आप देखिए टीवी के जो स्क्रीन है वो इस समय कैसे दिख रहे हैं। इस समय लोग आस्था चैनल नहीं देख रहे हैं, भक्ति सुननी है तो फिर लगा दो चैनल, मीडिया वाले तो कर ही रहे हैं, भजन भी बज रहा है। तो ये बहुत छोटे छोटे तरीके से, वही मैं कह रही हूँ कि भाईजान आप कहेंगे भाईजान में बुरा क्या, लेकिन भाईजान जो शब्द है वो आप सुनते ही आपको लगे कि हाँ सटायर में बोल रहा है, या फिर हाँ निगेटिव में ही बोल रहा है। ये लोग बहुत छोटे छोटे तरीके से ये सारे काम करते हैं। ये वही तो मैं कह रही थी, मैंने पिछली चर्चा में भी कहा था, ये शाहीन बाग में अपने रिपोर्टरों से बोलते थे कि इस एंगल से लो कि शाहीन बाग खाली दिखे। क्यों इस एंगल से लेना है कि शाहीन बाग खाली दिखे? शाम के वक्त जब कभी भी किसान आंदोलन के दौरान जब किसान बैठे हुए थे, तो ये लोग कहते थे शाम के वक्त ऐसी फुटेज लाओ जिससे ये हो सके कि ये जो किसान है वो पियक्कड़ है और ये गांजा पी रहे हैं टाइप की चीज़, ऐसा शूट करके लाओ, क्योंकि इन्हें पता है हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, ये प्रेशर करेंगे तो फिर रिपोर्टरों को करना पड़ता है। कई रिपोर्टरों ने किया भी और चला भी, और हुआ क्या, ये लोग तो अंदर बैठे रहे, वहां पे मार कौन खा रहा है? रिपोर्टर मार खा रहा है, रिपोर्टर की हुटिंग हो रही है। तो ये बहुत बारीक तरीके से, महीन तरीके से कोशिश करते हैं किस तरह से फूड जो है ना लगातार वो जहर बनता रहे। और एक दिन जो है, अगर वही मैं कह रही हूँ, खड़े होकर के किसी दिन जो दंगाइयों की भीड़ है यही तो लीड कर रही है, ये कह दे मार दो किसी को तो मार ही दिया जाएगा। इनकी वजह से नहीं मौतें हुई हैं, इनकी वजह से तो जहर फैला और लोग मारे गए। मॉब लिंचिंग्स की केसेस कैसे बढ़े? गौ रक्षा के नाम पे सबसे ज्यादा गौ आतंक तो इन्होंने ही फैलाया कि गाय माता के साथ ये हो रहा है। बैठ के एंकर कौन सी गाय दुधारू होती है कौन सी नहीं, इसका विश्लेषण कर रहा है। आप अगर एग्रीकल्चर वाले चैनल है तो समझ में आता है, प्राइम टाइम में बैठ करके और ये बता रहे हैं कि मोदी जी की गाय छोटी क्यों थी, कौन से ब्रीड की थी, ये सारी चीजें आप देखिए ना। हाँ, जो लोग ये बता रहे हैं कि गाय माता है, आप इनके घर में जाएंगे तो इनकी पूरी सोसाइटी में आवारा पशु बैन है, वहां ये गाय माता से आवारा हो जाती है। तो ये नैरेटिव का तरीका है, ये पूरा नैरेटिव का तरीका है। और सबसे इसमें घटिया हरकत ये कि ये लोग पत्रकारिता के वो सांप हैं जिन्होंने नई नस्ल के दिमाग में भी यही जहर भर दिया है। चलिए, अब अनमोल मैं आपके पास आता हूँ। भाई, मीडिया इंडस्ट्री से हम तमाम लोग हैं ना, मीडिया इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है। जैसा कि निवेदिता ने भी कहा कि राम मंदिर वाले मामले पे लोग आस्था चैनल नहीं टीवी चैनल देखना चाहते हैं। जब लोगों को एड्रेनलिन रश चाहिए होता है एक्शन और वॉर के लिए, तो वो एक पर्टिकुलर चैनल देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पाकिस्तान, यूक्रेन, ये सब कुछ चल रहा होता है ना। जब उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है तो भी
जिहाद, थूक, बिरयानी में थूक, फलाने में थूक, ये सब कुछ चला ही देते हैं। तो इंडस्ट्री तो इतना एक्सपेंड हो गया ना, और पीआर का काम तो खैर तमाम न्यूज़ चैनल कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री एक्सपेंड हो रहा है, इस बात की तो खुशी होनी चाहिए मीडिया के लोगों को। आप लोगों को खुशी क्यों नहीं है? हमें क्यों खुशी होगी? उनकी इंडस्ट्री एक्सपेंड हो रही है। देखिए, कोई भी चैनल, एक बात मैं बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक संपादक जी हैं, बड़े संपादक हैं वो भी, और एक बड़े टीवी चैनल के संपादक से वो मिले, ठीक है। वो बता रहे थे, से हम लोग बैठे थे, तो वो बता रहे थे, तो वो मिले एक पार्टी में उनसे, तो उन्होंने पूछा कि यार एक बात बताओ, ये जो स्तर लगातार गिरता जा रहा है प्राइम टाइम एंकरों का, तुम लोग टास्क देते हो या फिर कहीं से फरमान आता, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बात। तो जो मालिक थे वो कह रहे हैं कि यार देखो, पहले शुरू में कुछ प्रेशर था, बाद में ये लोग खुद ही करने लगे हैं, अब किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ता है। शुरू मजबूरी में किए थे, बाद में मजा आने अब लगा। ये खुद ही करते हैं। अब इनका आपस में कंपटीशन है विद इन द चैनल और उस ग्रुप के या उस लाइन के बाकी जो चैनल हैं, कि उनमें टीआरपी में टॉप करना है। जैसे आप कोई मुद्दा देखेंगे कि सुशांत वाला ही केस देख लीजिए, ये लोग कैसे, मतलब अर्नब कुछ और चला रहा है, ठीक है, एबीपी कुछ और चला रहा है, तो ये आपस में भी लड़ने लगे टीआरपी के लिए। तो अभी का जो मुद्दा है ना, जैसा राघव कह रहे थे कि इन्होंने चूज किया है कि मुझे ये बनना है, मतलब अमन चोपड़ा बोल रहे हो, वेनम चोपड़ा ने ये चूज किया है कि उसको यही बनना है, और ये करके उसको मज़ा आ रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, जैसे बीरबल अकबर की कहानी थी, है ना। तो जैसे अकबर को किसी दिन आलू मटर की सब्जी पसंद आई, उसने बोला आलू मटर इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सब्जी है। बीरबल ने कहा यस जहाँपना, आलू तो सब्जियों का राजा है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। किसी दिन अब अकबर को पसंद आ गई भिंडी। अकबर ने कहा नहीं नहीं, भिंडी सबसे शानदार सब्जी। बीरबल ने कहा यस जहाँपना, अरे भिंडी, वाह 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 वाह, बहुत, तो रानी बना दी भिंडी को। मतलब नहीं, भिंडी तो मतलब समझ लीजिए इसी से जन्नत का दरवाज़ा खुलता है। अब जो अकबर बोले, तो मीडिया का काम वही है कि अब प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर दें तो फिर सब ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अगर फ्री में कुछ 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो ये भाई वाह वाह, मास्टर स्ट्रोक है। अब प्राइम मिनिस्टर किसी दिन कह दे ऐसा आज से अनाज नहीं मिलेगा, ये भी मास्टर स्ट्रोक है। प्राइम मिनिस्टर सोचते हैं कि देश का आदमी मेहनत करके खाए, मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक बात है। कृषि कानून जब लाई थी सरकार तो मास्टर स्ट्रोक था, कृषि कानून जब उसने वापस ले लिया तो भी मास्टर स्ट्रोक था। ये मास्टर स्ट्रोक बनते कैसे हैं? कंडीशनिंग होती है हम लोगों की, जैसे हमारी परवरिश होती है तो हमें समझाया जाता है पापा ने कुछ कहा है तो ठीक ही कहा होगा। अब पापा से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स नेता विशेष से और पार्टी विशेष से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन किसका पापा है, क्या है, ये सब आप लोग तय करें। बहरहाल एक चीज जरूर है कि अमन चोपड़ा ने अपना करियर जो शुरू किया था तो शुरुआती दिनों में एक पीआर एजेंसी में थे, और उनकी कार्यशैली फिलहाल देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने पीआर एजेंसी में जो उनका स्टंट रहा था, उनका जो करियर रहा था, उस खुमारी से बाहर आ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि लगभग उनके जो न्यूज़ शोज हैं, जो एंकर करते हैं वो, या कभी कभी ग्राउंड पर पहन के अपने शौक के कारण या लोगों को बारीक तौर पर इन्फ्लुएंस करने के लिए जो कपड़े पहनते हैं, उससे दिखता है कि वो एक पीआर एजेंट के तौर पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन उनके इस काम से दिक्कत होती है पूरे समाज को, टूटता है पूरा समाज, समस्या में आ जाते हैं वो रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पे जाते हैं, जो फील्ड में जाकर असली स्टोरीज करना चाहते हैं। लेकिन अमन चोपड़ा को अमन पसंद नहीं है, उनको भी शायद बेस पसंद है, और वो बेस बेबी का नहीं, किसी एक पार्टी का है। अमन चोपड़ा अपने कार्यकलापों को चेंज करे, अपनी शैली को चेंज करे, ये पत्रकारिता के लिए भी ज़रूरी है, समाज के लिए भी। अनमोल जो है वो उनको भी शायद बेस पसंद आ गया। जी नीरज जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले बात जहाँ से शुरू हुई थी कि शांति युद्ध से आएगा, लड़ाई से आएगी शांति। पता है क्या, ये जब कोई बात करता है ना युद्ध की, या स्क्रीन पे तोप चलता हुआ दिखता है, मिसाइलें चलती है ना, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट होती है लोगों को, अरे वाह क्या हो रहा है। हाँ, वो इसलिए होता है ना क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना वो बॉर्डर वाली जनरेशन है, तो हमने बॉर्डर देखा है। तो बॉर्डर का एक मतलब एक है दिमाग में, नॉस्टैल्जिया है। जैसे ही कुछ ऐसे बात होती है वार की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले, अगर हम कहें पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, हमारे दिमाग में बॉर्डर चलता है, यार ऐसा ही होता होगा युद्ध। लेकिन ऐसा युद्ध होता नहीं है, इतना ग्लोरीफाई और इतना सब कुछ ग्लैमरस नहीं होता वार। अगर वार की आपको कोई मूवी देखना है, आप देखिएगा, टॉम हैंक्स की मूवी है सेविंग प्राइवेट रियान, ठीक, वो मूवी आप देखिए, फिर उस मूवी से आप तुलना कीजिए कि वार, वो मूवी आप जब देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार वार कितनी ख़राब चीज़ है और
कैसे एक आदमी के 3 भाई पहले ही वार में मर चुके हैं, एक बंदा बचा है, अब उसकी टीम डिसाइड करती है कि भाई इसको तो बचा लेना, इसकी फैमिली में एक आदमी, उसको बचाने की पूरी कहानी, और वार चल रहा है पूरा। हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ इतना ग्लोरिफिकेशन है ना, उसको जब आप सेविंग प्राइवेट रेयान देखेंगे तब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा, यार वार नहीं होना चाहिए, सब कुछ हो जाए, वार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ बर्बाद होता है। लेकिन आप बॉर्डर देखेंगे तो क्या लगेगा, अरे कल मैं भी जाऊंगा से वर्दी पहन के, और मैं भी। तो ये जो ग्लोरिफिकेशन है और ये जो जिस तरह का ये सिनेमाई तरीका है, वो बहुत गलत है, क्योंकि वो फिर धस जाती है दिमाग में बचपन में। दरअसल गोदी मीडिया पूरा भक्तिमय दिख रहा है, भक्तिमय। और उन्होंने वॉर की बात की, मुझे महाभारत की याद आती है। जब महाभारत के बारे में चर्चा हो रही थी, युधिष्ठिर और कृष्ण जब आपस में संवाद कर रहे थे, युधिष्ठिर ने कहा था कि युद्ध अगर हो जाता है और तमाम लोग मारे जाते हैं, तमाम शूरवीर, हमारे पक्ष के भी और कौरवों के पक्ष पे भी, तो बचेगा कौन? मैं राज करूंगा किस पर? और मैं उन विलाप करती महिलाओं को देखकर खुश रह पाऊंगा क्या? उस जीत की खुशी मना पाऊंगा क्या? तो दरअसल अमन चोपड़ा या तमाम गोदी मीडिया के एंकर्स जिस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं और जिस तरीके से एक अनडिक्लेयर्ड वॉर में इस देश को ठूंस रहे हैं, पुश कर रहे हैं, उसका अंजाम ये होगा कि तमाम लोग विलाप कर रहे होंगे। मैं ये सोचता हूँ कि यही लोग खुशी मना पाएंगे क्या? आप भी सोचिए, और मैं चाहता हूँ अमन चोपड़ा भी सोचें और समझें कि अमन बातचीत से, प्रेमाचार से, ईमानदारी से और सच्चाई से ही आती है, लड़ाई से, झगड़ों से, वॉर से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छी लग रही हो ये चर्चा तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।